सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्रिम जमानत के बारे में। अग्रिम जमानत क्या होती है और कैसे इसका जो है आवेदन किया जाता है, इसका ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है उस आवेदन की, किस किस का उसमें नाम लिखा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो छोटी छोटी जो क्लासेस जो हमने बताई थी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लाइफ में काम आने वाली हैं, उन क्लासों में से है। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। गिरफ्तारी से बचने का पूरा तरीका कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे आवेदन किया जाता है न्यायालय में, और इसको बोलते हैं भाई एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 में इसका प्रावधान है। अरेस्ट के ऊपर क्या होता है, स्टे, यानी कि जब गिरफ्तारी जो होती है उससे पहले ही क्या है उस पर स्टे लगा दी जाती है न्यायालय द्वारा। एप्लीकेशन, इसका ड्राफ्ट जो है वो कैसे होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए, यह क्या है भाई। अगर आपको डर है कि पुलिस आपको किसी झूठे या गलत मामले में गिरफ्तार कर सकती है, तो आप गिरफ्तारी से पहले ही अदालत में जाकर अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं भाई, अग्रिम जमानत कहते हैं। ठीक है, अगर कोई घटना घट गई और आपको डर है कि आपका उसमें नाम आएगा लेकिन आपने वो की नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी सफाई पहले ही दे सकते हैं। कहां पे, न्यायालय में जाके। और न्यायालय से क्या ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। किसके बारे में, गिरफ्तारी के ऊपर भाई, कि मेरे को गिरफ्तार नहीं किया जाए। गिरफ्तारी होने से पहले ही अदालत में जाकर अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं भाई, अग्रिम जमानत कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्ट तो इसके मुख्य हिस्से होते हैं भाई, कि कैसे ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। जो ड्राफ्ट जो है, अब ड्राफ्ट क्या है, यानी कि एप्लीकेशन जो फाइल, एप्लीकेशन जो होगी वो कैसे लिखी जाएगी, किसकी, अग्रिम जमानत की। आइए, सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कोर्ट की जानकारी होगी कि किस न्यायालय में हमने ये लगानी है। न्यायालय का नाम लिखा होगा और स्थान लिखा होगा। ठीक है, यानी कि जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जब तो सबसे ऊपर न्यायालय का नाम होगा, ठीक है, और स्थान होगा। जैसे दिल्ली कोर्ट में लगा रहे हैं तो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट लिखा जाएगा और स्थान लिखा जाएगा, स्थान। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या होगा, विषय होगा भाई। विषय क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट। आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक के लिए आवेदन भाई। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा कि आवेदन की, आवेदक की, जो आवेदक कर रहा है उसकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक के लिए आवेदन है भाई। ठीक है, तो ऊपर ऊपर यानी कि ऐसे ये यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, न्यायालय का नाम, ये कौन से कोर्ट में लगानी है, यहाँ पे स्थान लिखा जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, विषय लिखा जाएगा कि जो आवेदक जो जिसने जो ये आवेदन कर रहा है न्यायालय में, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए आवेदन है भाई। क्या, एंटीसिपेटरी जो बेल का जो ये एप्लीकेशन है भाई। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या होगा, पहले ऊपर न्यायालय का नाम और स्थान, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक, यानी कि विषय आएगा, सब्जेक्ट, और तीसरा होगा विवरण। ठीक है, अब विवरण क्या होता है, विवरण किसका होगा, विवरण आवेदक का होगा। आवेदक के विवरण में क्या होगा, आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता। ठीक है, कि आवेदक का नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, और जो उसका पता क्या है, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, और फिर वर्सेज में क्या आएगा, प्रतिवादी भाई। प्रतिवादी में कौन, राज्य के खिलाफ। फिर थाना आएगा और जनपद, ये किस थाने में है और किस जनपद में है, कि कौन सा जिला है। ठीक है,
तो प्रतिवादी में क्या आएगा, प्रतिवादी का नाम आएगा। ठीक है, अगर क्रिमिनल केस है तो सीधा सीधा क्या आएगा, राज्य का नाम आएगा। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, फिर थाना नाम आएगा, और थाने के बाद जिला की कौन से जिले में अपराध हुआ। ठीक है, उसके आगे क्या होता है, इसमें जो अग्रिम जमानत की जो एप्लीकेशन होती है, महत्वपूर्ण दलीलें भाई। ठीक है, तो हमने ऊपर न्यायालय का नाम लिख दिया, जिस न्यायालय में हम ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, न्यायालय कहाँ पे है वो स्थान लिख दिया, आवेदक की गिरफ्तारी के बारे में हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आवेदक का जो विवरण दे दिया कि इसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इसका पता क्या है, और फिर प्रतिवादी कौन है उसके बारे में बता दिया कि थाना कौन सा लगता है, जनपद कौन सा है, और प्रतिवादी कौन है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई हम। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण दलीलें पेश की जाती हैं। महत्वपूर्ण दलीलें यह है कि आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है। ठीक है भाई, ये लिखते हैं कि जो आवेदक जो है वो कानून का पालन करने वाला नागरिक है, कहीं पे भी नहीं जाएगा, इसलिए आप कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें भूमिका निभाएगा। ठीक है, आप क्या दे दो, अग्रिम जमानत दे दो। ठीक है भाई, एक तो ये होगी कि आवेदक क्या है, कानून का पालन करने वाला नागरिक है। यह है कि थाने का नाम, एफआईआर संख्या लिखी जाएगी, फिर दिनांक लिखा जाएगा, और फिर धारा की कौन सी धारा के अंतर्गत यह है क्या है भाई, अग्रिम जमानत लगाई जा रही है। ठीक है भाई, यह है कि उपयुक्त एफआईआर झूठी, दुर्भावनापूर्ण एवं मनगढ़ंत है। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट में दलीलें दी जाती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा जाएगा, महत्वपूर्ण दलीलें ये हमने देख ली भाई। ठीक है, कि हम अपनी दलील पेश करेंगे कि ये जो एफआईआर है बिल्कुल झूठी है, इस समय तो मैं यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, एफआईआर संख्या इसकी ये है, दिनांक ये है, इस दिनांक को मैं यहाँ पे था ही नहीं, ये धारा इसमें बनती ही नहीं। ठीक है, और फिर क्या है कि जो आवेदक जो करता जो है वो क्या है, कानून का पालन करने वाला है, ये काम कर ही नहीं सकता, तो अपनी दलीलें दी जाती हैं भाई इसमें आवेदक द्वारा। ठीक है भाई, उससे आगे क्या होगा, महत्वपूर्ण दलीलें भाई, इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स दिए जाते हैं भाई। यह है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है भाई। ठीक है, तो सब अपनी अपनी दलीलें देते हैं, केस के हिसाब से केस देखा जाता है क्या है, तो आप अपनी दलीलें देंगे एफआईआर देखिए। ठीक है, यह है कि एफआईआर में क्या है, जो आरोप जो है, वर्णित आरोप जो है, आरोपों से पृथक दृष्टा कोई अपराध साबित नहीं होता। ठीक है, यह है कि आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ये भी हम दलील दे सकते हैं कि आरोपी के जो आवेदक जो है इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य ही नहीं है इनके पास, बिना काम में इसको फंसा रहे हैं। यह है कि यह मामला दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराया गया, कि हम ये दलील भी दे सकते हैं कि इन्होंने दुर्भावनापूर्ण जो है ये मामला दर्ज किया हुआ, इनकी दुश्मनी है इसलिए क्या है दर्ज करवाया हुआ। तो ये सब अपनी अपनी दलीलें देते हैं केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे आगे हम क्या लगाएंगे, ये जो आवेदक जो एप्लीकेशन जो है उसमें क्या हो, आइए आगे बात करते हैं। प्रार्थना पत्र के मुख्य बिंदु, तो ये क्या है, एक तरह का प्रार्थना पत्र भी है, तो इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो इसमें सबसे क्या है, वकील साहब जो भी है, ये वो मजबूत दलीलें हैं जो कोर्ट को यह समझाने में मदद करती हैं कि आपको गिरफ्तारी से राहत क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, अब कोर्ट तो ये बोलेगा कि आपको गिरफ्तारी से राहत क्यों मिलनी चाहिए, क्यों हम आपको अग्रिम जमानत दें, तो वो आपकी दलीलों पर डिपेंड होगा कि मेरे को इसलिए मिलनी चाहिए। आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो भी पेश कर सकते हैं कि इस तारीख को तो मैं यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, बिना काम में मेरे को फंसा रहे हैं। तथ्यों की सच्चाई भी। ठीक है, सबसे पहले आप बताते हैं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। ठीक है, फिर आप उस एफआईआर का ब्यौरा देते हैं जो आपके खिलाफ हुई है। ठीक है, कि एफआईआर संख्या ये यहाँ पे हुई है, और साफ साफ कहते हैं कि एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत है। ठीक है भाई, अब कानूनी आधार क्या है इसमें। ठीक है, तो जब भी आप अग्रिम जमानत लगा रहे हैं तो उसमें कानूनी आधार आप क्या देखेंगे, झूठा फंसाया गया हो। ठीक है, आप कोर्ट को बताते हैं कि
आपका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास वो अपराध हुआ था उस समय का कोई वीडियो है और आप वहां पे नहीं है तो आप वो रख सकते हैं। कोई जुर्म नहीं बनता भाई। आप दलील देते हैं कि एफआईआर में जो बातें लिखी हैं उन्हें सच मान भी लिया जाए। अगर कोई ऐसी एफआईआर है जो, तो आप ऐसी भी दलील दे सकते हैं कि ये जो एफआईआर लिखवाई हुई है ये अगर सच में मान भी ली जाए कि ठीक है भाई इनके ऊपर हुई, तो भी कोई गंभीर जुर्म साबित नहीं होता। ठीक है, ऐसी दलीलें आप दे सकते हैं। वो एफआईआर के अकॉर्डिंग होगा कि किस मामले में क्या एफआईआर। सबूतों का अभाव। ठीक है, पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। ठीक है, आप ये भी दलील दे सकते हैं। ठीक है, सबूतों का अभाव। आप कहते हैं कि पुलिस के पास क्या है, कोई सबूत ही नहीं है। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण इरादा। आप कोर्ट को समझाते हैं कि यह करने या आपकी छवि खराब करने के लिए दर्ज कराया गया मामला है। दुर्भावनापूर्ण इरादा हमने फिर से देख लिया। आप कोर्ट को समझाते हैं कि यह मामला सिर्फ आपको परेशान करने या आपकी छवि खराब करने के लिए दर्ज कराया गया, इसमें कोई क्या है मामला नहीं बनता। ठीक है, कोई गंभीर मामला नहीं बनता अगर इसको मान भी लिया जाए। ठीक है, तो ये कानूनी आधार के ऊपर आप अपनी दलील दे सकते हैं एफआईआर को देखते हुए कि क्या एफआईआर क्या लिखवाया हुआ ये अपराध को देखते हुए। आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा इसमें। अग्रिम जमानत आवेदन का के बारे में देखते हैं भाई, आगे क्या है इसमें। आवेदन के आधार, आवेदन के क्या आधार होंगे। व्यवहार एवं स्थिति, जांच में सहयोग के लिए तैयार। ठीक है, आप न्यायालय को ये बोल सकते हैं कि उसमें लिख सकते हैं कि हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जब भी आप बताओगे हम पेश हो जाएंगे। ठीक है, फरार होने की कोई संभावना नहीं हो। ठीक है, ये आप ग्राउंड दे सकते हैं कि हम फरार नहीं होंगे। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो आप ये भी दे सकते हैं कि हमारा कोई, मेरा जो क्लाइंट जो है इसका कोई भी आपराधिक क्या है इतिहास नहीं है, इसलिए आप इनको जमानत दो। संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन। ठीक है, आप ये आधार भी दे सकते हैं आर्टिकल 21 का भी। प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, ये आधार भी दे सकते हैं आप। न्याय हित, भाई केवल उत्पीड़न हेतु गिरफ्तारी। ठीक है, तो ये आधार भी आप दे सकते हैं अग्रिम जमानत में। गिरफ्तारी से संरक्षण आवश्यक, भाई ठीक है, तो ये आधार भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अंतरिम राहत, ठीक है, यह है कि प्रकरण की सुनवाई लंबित रहने, आवेदन की गिरफ्तारी पर अंतिम रोक। ठीक है, तो आप ये भी दे सकते हैं कि जो प्रकरण जो है इसकी सुनवाई बहुत लंबी जा सकती है, इसलिए हम आपके जो भी मामला है उसमें हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप क्या है जो गिरफ्तारी पर रोक लगा दो। तो ये बात भी हम अग्रिम जमानत जो आवेदन जो है उसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। ये प्रार्थना, भाई अंत माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि आवेदक को धारा कौन सी है 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत अग्रिम जमानत प्रदान की जाए। भाई ठीक है, तो अंत में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आवेदक की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक प्रदान की जाए। भाई ठीक है, तो आवेदक जो है उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक प्रदान की जाए माननीय न्यायालय द्वारा, और धारा 438 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये बात लिखी हुई है। महत्वपूर्ण निर्णय, तो हम इसमें निर्णय भी दे सकते हैं। ठीक है, अरनेश कुमार बना बिहार राज्य। ठीक है, तो हम जो वाद जो है उनका उदाहरण भी दे सकते हैं कि इस वाद में ये बात हुई थी। बिना उचित कारण गिरफ्तारी नहीं, तो जो अरनेश कुमार बना बिहार राज्य जो है उसमें ये बात कही थी न्यायालय ने कि बिना उचित कारण गिरफ्तारी नहीं। जब पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है कि और दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या है आप बिना उचित कारण गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सिद्धराम सतलिंगप्पा बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है,
तो इस मामले में क्या कहा था न्यायालय ने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कहां पे, आर्टिकल 21 में। गुरुबख्श सिंह शिबिया वर्सेस पंजाब राज्य, अग्रिम जमानत के सिद्धांत दिए थे इस केस में। तो इन केसों के बारे में भी आप अपने अग्रिम जमानत जो आवेदन जो है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना में अत्यंत माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए, आवेदक की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक प्रदान की जाए। ठीक है, तो आप क्या है अंत में ये प्रार्थना कर सकते हैं न्यायालय से, कहाँ पे, अग्रिम जमानत आवेदन में। ये आगे बात करते हैं हम, आगे क्या और क्या मुख्य मुख्य बातें लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमने बातें देख ली, आगे बात करते हैं। अग्रिम जमानत आवेदन। ठीक है, सफल अर्जी के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करने से पहले इन बातों को सुनिश्चित करें। तो ठीक है, तो अगर आप आवेदन क्या है अप्लाई कर रहे हैं न्यायालय में, तो इन बातों को भी देखना आपको जरूरी है। ठीक है, बुनियादी और कानूनी आवश्यकता है, सही न्यायालय में। ठीक है, आवेदन सही न्यायालय यानी कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही दाखिल करें भाई। ठीक है, तो अग्रिम जमानत जो होगी वो कहाँ पे मिलेगी, ये नहीं कि आप कहीं पे भी जाके छोटे जो लोअर कोर्ट है उसमें लगा दो, नहीं, आप या तो सेशन कोर्ट से में ये आवेदन लगा सकते हैं अग्रिम जमानत का, या फिर हाई कोर्ट में। ठीक है, तो सही न्यायालय में आवेदन लगाएं। ठीक है, सटीक जानकारी, एफआईआर तारीख और धाराएं भी, एफआईआर नंबर, तारीख और धाराओं की जानकारी बिल्कुल सही भरे भैया। ठीक है, इसका भी ध्यान रखें भैया। स्पष्ट पहचान भैया, थाना जनपद आवेदक का पता, थाना जनपद और आवेदक की पहचान का पता स्पष्ट दें भाई। ठीक है, तो इनकी भी आप ध्यान रखें भाई जो अग्रिम जमानत लगा रहे हैं तब भी। ठीक है, मामले की मजबूती भाई। ठीक है, तो मामले की मजबूती क्या है, एफआईआर को चुनौती। ठीक है, झूठी व दुर्भावनापूर्ण, तो आप एफआईआर को क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं कि क्या है, झूठी है और दुर्भावनापूर्ण है। एफआईआर को स्पष्ट रूप से झूठी और दुर्भावनापूर्ण बताएं भाई। ठीक है, और सटीक जो तथ्य स्पष्ट लिखे भाई। केस के जो सटीक यानी कि जो तथ्य जो है स्पष्ट और सटीक लिखें। ठीक है, कि क्या क्या इसके तथ्य हैं। ठीक है, क्यों ये एफआईआर झूठी है। ठीक है, सिविल मामलों को उजागर, पैसे और जमीन। अगर मामला सिविल प्रकृति का है तो इसे जरूर क्या है हाईलाइट करें भाई। ठीक है, कि ये मामला कैसा है, सिविल प्रकृति का है, इसलिए इसमें क्या है गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, विरोध दिखाना भाई, पुलिस कहानी में विरोधाभास भाई, पुलिस की कहानी में विरोधाभास दिखाएं भाई। ठीक है, कि पुलिस जो है क्या कर रही है, ये एक पक्ष की बात सुन रही है, दूसरे की नहीं सुन रही। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो ये आप क्या है मजबूत दलीलें अपनी दे सकते हैं आवेदन में। धारा 438 अग्रिम जमानत मजबूत कानूनी तर्क। आइए भी देखते हैं क्या है। जब आप धारा 438 के तहत अर्जी लगाते हैं तो कोर्ट को यह साबित करना होता है कि आपको हिरासत में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए 4 बिंदुओं का उपयोग करते हैं भैया। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा कि आपको क्यों नहीं हिरासत में लिया जाना चाहिए, ये बताइए भाई। तो प्रथम दृष्टाए मामला नहीं। ठीक है, आप दलील देते हैं कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं अगर उन्हें सच भी मान लिया जाए तो भी कानून में कोई गंभीर अपराध नहीं बनता, इसलिए मेरे क्लाइंट को क्या दो, अग्रिम जमानत दीजिए। ठीक है भाई। ठोस साक्ष्य का अभाव, आप बताते हैं कि पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि अपराध क्या है आपने किया है। ठीक है, तो ये दलील भी आप दे सकते हैं। झूठा फंसाना में आप कोर्ट को यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी या किसी अन्य कारण से आपको इस मामले में जबरदस्ती फंसाया गया है। ठीक है भाई, आगे क्या है, दुर्भावना। आप साबित करते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के पीछे उद्देश्य न्याय पाना नहीं बल्कि क्या है,
सिर्फ आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। तो यह दलील भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चारों बातों को ध्यान में रखना। जब भी आप धारा 438 में अग्रिम जमानत लगा रहे हैं तो इनको पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्टडी करके जाना। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। आवेदक का व्यवहार भाई, कोर्ट यह देखना चाहता है कि अगर वह आपको अग्रिम जमानत दे देता है तो आप कानून का पालन करेंगे या नहीं। ठीक है, तो अगर ये ग्राउंड भी देने आपको, अगर कोर्ट ये देखे कि ठीक है हम आपको अग्रिम जमानत दे रहे हैं तो आवेदक का व्यवहार कैसा है, जांच में सहयोग। पहली बात तो ये है, आप कोर्ट को लिखित आश्वासन देते हैं कि आप पुलिस की जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह सहयोग करेंगे और जब भी पुलिस बुलाएगी आप क्या हो जाएंगे भाई, हाजिर हो जाएंगे। ठीक है भाई, फरार होने का डर नहीं भाई, आप यह विश्वास दिलाते हैं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप शहर छोड़कर या देश छोड़कर नहीं भागेंगे। ठीक है भाई, तो जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से दस्तावेज क्या है, इसमें हम देखते हैं। इसमें अग्रिम जमानत जो आवेदक आवेदन करते हैं उसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हम इसके साथ आवेदन के साथ जोड़कर पेश करते हैं। आवेदन के साथ ये दस्तावेज लगाना बहुत जरूरी है। कौन कौन से दस्तावेज भाई, एक तो एफआईआर की प्रति भाई। ठीक है, जो एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है उसकी कॉपी भाई। ठीक है, एक तो ये हुई, पहचान पत्र भाई, आधार कार्ड या कोई सरकारी आईडी आपकी भाई। ठीक है, अन्य संबंधी दस्तावेज जैसे कि यदि मामला सिविल प्रकृति जैसे पैसे या लेन देन का है तो उससे जुड़े एग्रीमेंट या सबूत। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको लगानी जरूरी है अग्रिम जमानत में जब आप आवेदन दाखिल करते हैं तो उसके साथ। आइए आगे चर्चा करते हैं। निष्कर्ष प्रार्थना का सार, आवेदन के अंत में आप विनम्रता पूर्वक कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि क्या प्रार्थना करते हैं। पुलिस प्रार्थना का सार, पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वे आपको गिरफ्तार न करें। ठीक है, तो आप क्या है, कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि मेरा केस झूठा है, आप पुलिस से कहिए कि मेरे को गिरफ्तार न करें, मैं मामले में जांच करने के लिए सहयोग करूंगा। मामले की सुनवाई के दौरान आपकी गिरफ्तारी पर अंतिम रोक बनी रहे। ठीक है, कि मामले की सुनवाई जो हो रही है, सुनवाई के दौरान आपकी गिरफ्तारी पर क्या रहे, अंतिम रोक बनी रहे। ठीक है, सफलता के लिए महत्वपूर्ण बात है भाई, याद रखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 का मुख्य उद्देश्य किसी बेगुनाह को पुलिस की अनावश्यक हिरासत से बचाना है। ठीक है, तो धारा 438 का मतलब क्या है, कोई बेगुनाह है उसकी क्या है, बेगुनाह को पुलिस की अनावश्यक हिरासत से बचाना है, ये नहीं कि वो रिमांड पे ले ले उसको। तो धारा 438 का यानी अग्रिम जमानत का मतलब ये है। कोर्ट हमेशा यह देखती है कि क्या आरोपी के पास भागने की कोई संभावना है या वह जांच को प्रभावित कर सकता है। अगर आप साबित कर सकें आप शांत और सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं तो जमानत मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अग्रिम जमानत मौलिक अधिकार और न्याय। ठीक है, तो कोर्ट को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आपकी जो गिरफ्तारी कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि आपके संवैधानिक अधिकारों का मामला है। ठीक है, तो ये आप कोर्ट में दलील रख सकते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार जो होते हैं उनका मामला है। अनुच्छेद 21 का हवाला दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीने और अपनी आजादी का अधिकार देता है। आप कोर्ट को बताएं कि गिरफ्तारी इस अधिकार का सीधा क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, प्रतिष्ठा और करियर भाई, आप कोर्ट को समझाएं कि अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो समाज में आपकी इज्जत और करियर पर जो दाग लगेगा वह कभी भी नहीं मिट सकता। ठीक है, तो ये दलील भी आप दे सकते हैं। कानून का दुरुपयोग, कोर्ट को यह स्पष्ट करें कि पुलिस द्वारा की जा रही यह गिरफ्तारी कानून का क्या है, दुरुपयोग है, न कि कोई क्या है वास्तविक जरूरत है। तो ये भी क्या है, आप दलील दे सकते हैं।
अंतरिम सुरक्षा की मांग, हमेशा अंतरिम गिरफ्तारी रोक की मांग करें ताकि जब तक मामले की सुनवाई चले पुलिस आपको हाथ न लगा सके। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। एक सफल आवेदक के लिए इन 4 बातों को पत्थर की लकीर मान ले। ठीक है, तो एक जो सफल जो आवेदक जो है, जो अग्रिम जमानत जो है क्या करता है, दाखिल करता है न्यायालय में, तो 4 बातों को ध्यान में रखें भाई। सही शुरुआत भाई, ठीक है, सेशन कोर्ट से। ठीक है, तो सेशन कोर्ट में सबसे पहले करें, हमेशा सेशन कोर्ट से ही शुरुआत करें। सीधे हाई कोर्ट जाने से पहले यह प्रक्रिया अपनाना बेहतर रहता है भाई। तो क्या है, अगर अग्रिम जमानत लेनी तो सीधा हाई कोर्ट न जाए, आप कहाँ है, सेशन कोर्ट से शुरुआत करें। ठीक है, ड्राफ्ट में ये बातें जरूर लिखें भाई। ठीक है, तो आवेदन जो है उसमें ये बातें जरूर लिखें। क्या है, एक तो है प्रथम दृष्टाए कोई अपराध नहीं है। ठीक है, ये जो मामला है ऐसा है, ऐसी एफआईआर है कि इसमें कोई अपराध बनता ही नहीं। ठीक है, अगर ये सच्ची मान भी लिया जाए। ठीक है, फिर आपका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है भाई। ठीक है, ये नहीं कि आप आदतन अपराधी हैं, आपका कोई आपराधिक इतिहास नहीं का जिक्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है भाई, अंतरिम सुरक्षा भाई, अंतरिम सुरक्षा मांगना कभी ना भूले भाई, यह आपकी क्या है, ढाल है। ठीक है, ये अंतरिम सुरक्षा हमको दे न्यायालय। देरी न करे, तुरंत फाइल करे भाई। जैसे ही पता चलेगी आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तुरंत क्या है, फाइल करें भाई। तुरंत क्या है, आप क्या आवेदन करें भाई, किसका, अग्रिम जमानत का। अगर आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। आगे चर्चा करते हैं। अंतिम निष्कर्ष, सफलता का सूत्र भाई, पूरे दस्तावेज का सार क्या है, एक तो मजबूत ड्राफ्ट भाई आपका। ठीक है, सही कानूनी आधार भाई, कि आप कौन से आधार देते हैं। ठीक है, जमानत मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है भाई अगर ये 2 चीजें आपकी पक्की है, एक तो कानूनी आधार और एक मजबूत ड्राफ्ट होगा। पूरे दस्तावेज का सार भाई, अगर आप इस चेकलिस्ट और ड्राफ्ट स्टाइल का पालन करते हैं, जैसे बताए गए ऊपर कि ये चीजें हमको लगानी है, तो आपकी अर्जी अदालती प्रक्रिया में काफी क्या है, मजबूत मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में आज, ये हमने अग्रिम जमानत के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, और आशा है आपको समझ में आया हुआ, एक छोटा सा फैक्ट था ये, और आप इसको क्या है अपने लाइफ में काम जरूर लेंगे। ठीक है, ये जो ग्राउंड बताए, तो ये अगर आप जब भी 438 की धारा के तहत अग्रिम जमानत लगा रहे हैं तो इन बिंदुओं को ध्यान रखें। और आज के लिए इतना, न्यायालय का जरूर ध्यान रखें, आप क्या है, सेशन कोर्ट से अप्लाई करें। ठीक है, यह नहीं कि सीधा हाई कोर्ट जाएं, ये प्रक्रिया को चलते चलते आगे तक बढ़ाएं। और आज के लिए इतना ही, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।